बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के दौरान मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट सियासी जमातों को 5 साल में इलेक्शन करवाने का पाबंद बनाता है। 5 साल बाद इलेक्शन करवाने पर पार्टी का सर्टिफिकेट मंजूर करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। मेंबर इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स में ये कहना था कि क्या हमने आपको बार बार नहीं कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन्होंने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं। 1365 सफ़ात का रिकॉर्ड भी जमा कराया है। वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। 10 दिन की मजीद मोहलत दी जाए। दरख्वास्त गुजार नवीद अंजुम ने कहा कि वो पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहता था, मगर उसके कागजात और उसके बाद अपील भी मुस्तरद की गई। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार नवीद अंजुम से कहा कि अगली समाअत पर आपको भी सुनेंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की मजीद समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई की तरह जेयूआई फे के इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी इलेक्शन कमीशन के रडार पर हैं। जेयूआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के लिए मजीद 60 दिन देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। समाअत के दौरान जेयूआई के डीजी पॉलिटिकल विंग ने बताया कि पार्टी अहदेदारों की 5 साल मुद्दत मुलाजमत 7 जुलाई को ख़त्म हुई है। सूबाई इंतखाबात का अमल जारी है। बीच में आम इंतखाबात भी आ गए थे, जिससे निचली सतह के इंतखाबात मुतासर हुए और अब आइनी तरमीम भी चल रही है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आइनी तरमीम का इंट्रा पार्टी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, देखेंगे कि आपको मजीद वक्त दें या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर इंतखाबी निशान लिया जा सकता है और पार्टी डी नोटिफाई हो सकती है। जेयूआई फे के इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन में जुलाई से जेर समाअत है। बानी पीटीआई का कहना है कि हुकूमत ने आइनी तरमीम लानी ही लानी है, ये अपने नंबर्स पूरे कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के किरदार से मुतालिक सवाल पर बानी पीटीआई का कहना था कि कुछ कह नहीं सकते, अगर फजलुर रहमान जमहूरियत के साथ खड़े हैं तो ये अच्छी बात है। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान बानी पीटीआई ने कहा कि हुकूमत ने आइनी तरमीम लानी ही लानी है। सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आइनी तरमीम का मामला तो रिवर्स हो गया है। बानी पीटीआई ने कहा कि हुकूमत अपने नंबर्स पूरे करके ये तरमीम लाएगी। बानी पीटीआई से सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आइनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को कैसे देखते हैं, तो बानी ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते। सहाफ़ी ने दोबारा पूछा कि क्या आप मौलाना साहब के बारे में क्लियर नहीं हैं, तो बानी पीटीआई ने कहा कि मौलाना अगर जमहूरियत के लिए साथ खड़े हैं तो ये अच्छी बात है। जमहूरियत के लिए तमाम सियासी जमातों को मुत्तहद होना पड़ेगा। बानी पीटीआई ने कहा कि उन्हें डर है कि नया चीफ जस्टिस आया तो 9 मई की तहकीकात करवाएगा। नए चीफ जस्टिस के सामने जब 9 मई की पिटीशन लगेगी तो असलियत सामने आ जाएगी। जेयूआई के अमीर मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई रहनुमा असद कैसर की रिहाइशगाह पहुंच गए हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी से। हैदर, क्या तफसील कुछ पता चल सका, क्या अपडेट है आपके पास? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर असद कैसर की जानिब से आज मौलाना फजलुर रहमान के लिए लहराने का एहतमाम किया गया है और इसी सिलसिले में अब से थोड़ी देर कबल मौलाना फजलुर रहमान असद कैसर की रहायशगाह पहुंचे हैं और इस वक्त तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन वहाँ मौजूद हैं असद कैसर की रहायशगाह पर। इसके अलावा तर्जमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अख़वानज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई भी मौजूद हैं और मौलाना फजलुर रहमान इस दौराने में शिरकत के लिए असद कैसर के घर पहुंचे तो असद कैसर ने उनको वेलकम किया है और ये आईनी तरमीम से मुतल्लिक मौलाना फजलुर रहमान ने जो मुश्तरका अपोजिशन के साथ मिलकर फैसला किया कि इसको अपोज किया जाएगा, तो इसी तनाज़ुर में आज मौलाना फजलुर रहमान के लिए ये ज़ोराने का एहतमाम किया गया है, जिसमें अभी मौलाना फजलुर रहमान पहुंचे हैं और दीगर पीटीआई की सीनियर क़यादत। आईनी तरमीम से मुतालिक भी इस मुलाकात में बातचीत होगी, यानी कि ये उसी की कड़ी है कि कोई ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा इनकी जानिब से भी? नहीं, ये इस हवाले से पीटीआई की सीनियर क़यादत से हमने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि ये एक नशिस्त है जो मौलाना फजलुर रहमान के लिए हमने ज़ोराने का एहतमाम किया है। इसमें गपशप होगी और जो गुज़िश्ता हफ्ते जो सियासी चहल पहल रही उस हवाले से गुफ्तगू तो होगी, लेकिन किसी नए ड्राफ्ट या
मामलात पर आज कुछ गुफ्तगू ज्यादा होने के इम्कान नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान के लिए और साथी सीनियर क़यादत के लिए ये जोराना दिया गया है। तो ये एक दावत है जिस सियासी, इसको चूंकि सियासी क़यादत यहाँ जोराने में शरीक होगी, तो ऐसे जोरानों में शिरकत के मौका पर सियासी क़यादत अमूमन सियासी मामलात पर ही बहस करती है, लेकिन कोई एजेंडा या फिर कोई आईनी मसवदे पर किसी किस्म की यहाँ पर बातचीत या गुफ्तगू हतमी मराहिल में पर उस पर कोई हिकमत अमली तय नहीं होगी, बल्कि ये जोहराना है जो कि मौलाना फजलुर रहमान के लिए दिया गया है। ठीक है हैदर शराजी, बहुत शुक्रिया, हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। जब मौलाना फजलुर रहमान जब जोहराने पर असद कैसर के घर पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। आज सर जोहराना है, आज जोहराना है। आरिफ अलवी साहब, ठीक है आरिफ अलवी साहब, आप जोहराना है जी। मीडिया गाड़ी दल तरह का मेरे यहाँ इतने खाने खाए हैं इसमें खाने रूस के नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरचक 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। उनके दौरे के बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, क्या पता चला है, क्या मसरूफियात होंगी उनकी? जी गैर मामूली दौरा है और रूसी नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरचक इस्लामाबाद जब पहुंचे हैं तो उन्हें पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद खालिद जमाली और एडिशनल सेक्रेटरी खारजा शफकत अली, इन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया है। जो इस्लामाबाद में उनका 2 रोज़ा क़याम है, इसमें वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार से भी उनकी मुलाकात होगी और तफसीली बातचीत होगी। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी से भी उनकी मुलाकात होगी और दीगर हुकाम के साथ भी मुलाकातें होंगी। साथ ही साथ उनके हमरा जो वफद आया है वो वफद की सतह पर भी पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेगा, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से बातचीत की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज तफसील देने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम ने टेलीफोनिक रब्ता किया है। किंग चार्ल्स ने वज़ीर आज़म को अक्टूबर में दौलत मुश्तरका इजलास में शिरकत की दावत दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम ने टेलीफोनिक रब्ता किया है। किंग चार्ल्स ने वज़ीर आज़म को अक्टूबर में दौलत मुश्तरका इजलास में शिरकत की दावत दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा एक वेला मुंडा है, तवज्जो हासिल करने के लिए फजूल बातें करता है। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि गवर्नर को इज्जत रास नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस खाली कराया तो ये एनेक्सी या किराए के मकान में रहेंगे। असल में गवर्नर जो है ये चाहता है इम्पोर्टेंस। वो कहते हैं ना वेला, वो मेरे ख्याल में एक वो लड़का है वेला मुंडा, वो टिकटॉक पे वो वेले मुंडे वाली आईडी इसको देते हैं आप। ये वेला मुंडा जो है बैठा हुआ है ना, ये चाहता है इंपॉर्टेंस खामा खा पे फजूल बातें कर लेता है। पर्ची पे आया हुआ बंदा है, पर्ची पे तुम्हारा आर्डर हुआ है, इस सूबे में तुम्हारा मैंडेट है नहीं। बंदर बांट मैंडेट चोरों के साथ मिलकर इस मुल्क पे डाका डाला गया, इस मुल्क की जमहूरियत पे, उसमें पीपल्स पार्टी को दे दिया यहाँ पर एक गवर्नर। क्योंकि हमारे सूबे के साथ तो हमेशा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक ऐसी पार्टी को कि जिनकी इतनी भी मेजॉरिटी छोड़ दें, वोट नहीं है यहाँ पर, वो भी फॉर्म 47 वाले सारे जो बैठे हुए हैं, तो उनको गवर्नर दे दिया गया है। तो अब वो बेचारा वेला है, इसको मेरे ख्याल में रास नहीं आ रहा। यहाँ पे एक समरी ऑलरेडी आई हुई है, पुरानी पड़ी हुई है कि ये गवर्नर हाउस भी जो है ना, ये भी केपी गवर्नमेंट के हवाले किया जाए, तो फिर किसी एनेक्सी में जाएगा या किराए के घर में जाएगा। इसको इज्जत रास नहीं आ रही है। और भाई बड़ा जबरदस्त गवर्नर हाउस है, बड़े मज़ेदार ड्राइंग रूम है, टिकटॉक बनाया कर, सर तू बनाता है डेली। एक टिकटॉकर पंजाब में बैठी है, एक टिकटॉकर यहाँ पे छोड़ा हुआ है। टिकटॉक बना ले इस ड्राइंग रूम में जितनी बनानी है, वरना इस ड्राइंग रूम से भी जाएगा, इस बेडरूम से भी जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि कौमी तराने के वाक़े पर अफ़गान हुकूमत की वजाहत सामने आ गई है, उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। म्यूज़िक के बारे में अफ़गान हुकूमत की पॉलिसी है जिसकी वजह से वो खड़े नहीं हुए।
कल के इवेंट के बारे में कब आपने सवाल किया है, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई हमारा इस तरह का इवेंट होता है तो जो भी है, चूँकि हमारा एक इस्लामी इवेंट है, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको दावत दी जाती है। और उसमें उन्होंने क्लैरिटी से बता दिया है कि उनकी खड़े ना होने की वजह ये थी कि चूँकि हमारा वो म्यूज़िक के साथ हमारा कुमित्राना पेश किया गया, तो चूँकि म्यूज़िक के उनकी एक पॉलिसी है कि म्यूज़िक के साथ वो उसको वो अप्रिशिएट नहीं करते, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया। उसके ऊपर कोई ऐसी वजह नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे कि पाकिस्तान के तराने से इशू था। उन्होंने मौक़िफ़ दे दिया अपना कि म्यूज़िक की वजह से वो उनकी पॉलिसी, और अपना भी तराना इसलिए उन्होंने बैन किया हुआ है कि उसे ये म्यूज़िक था। तो वो क्लैरिटी मेरे ख्याल में आ चुकी है, उन्होंने खुद ही कर दी है और बेहतर अंदाज में कर दिया। दूसरा जो आप कह रहे हैं जलसे के हवाले से, इंशाल्लाह जलसे की हमारी भरपूर तैयारी है, हम तो हमेशा तैयार बैठे होते हैं इंशाल्लाह, और हम तैयार हैं उसके लिए। लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट के किराए में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। लारी अड्डे पर ट्रांसपोर्टर्स मुसाफिरों की तादाद के मुताबिक किराया वसूल करने लगे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत के ऐलान पर कम किराया नहीं ले रहे, बल्कि मुसाफिरों की तादाद कम होने के बायस किराया कम लेते हैं। रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने दावा किया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद ट्रांसपोर्ट किरायों में 30 से 70 रुपए तक कमी की गई है। लाहौर के लारी अड्डे समेत तमाम बस स्टैंड पर कहीं पे इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लाहौर से गुजरावाला, गुजरात, फैसलाबाद और नज़दीकी शहरों में जाने वाली बसों पर सिर्फ 30 से 40 रुपए कम किए गए हैं। सवात, मर्दान और दीगर सूबों पर जाने वाली बसों पर मुसाफिरों की तादाद के मुताबिक किराया वसूल किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि महंगाई से मुसाफिर कम हो गए हैं। हुकूमत कभी 10 रुपए कम करती है, कभी 20 रुपए बढ़ा देती है। हम कहाँ जाएं? आवाम के पास पैसे नहीं है, ये लोग मतलब कि 20 रुपए या 25 रुपए डीजल भराते हैं, और उसमें से अगर 10 रुपए कम कर दिए तो उसमें हम लोग क्या करें। हमें ये अड्डा सुनसान पड़ा है, आप विजिट कर रही हैं, देख रही हैं कितने के लोग आ रहे हैं। जो हमारा किराया हम उससे भी कम किराए में बिठाते हैं। पैसेंजर के सवारी के हालात इस तरह के हैं कि 2000 टिकट आना तो वो मिलते तरले कर करके 1700, 1800, यहाँ तक के 1500 में भी सवारी हम बिठाते हैं। मजबूरी है, क्या करें, गाड़ी भेजनी होती है। मुसाफिरों का कहना है कि 30 से 40 रुपए कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कम पहले 850 से हम काट हुए, तो कोई इतनी खास कमी नहीं है। यही है कि मीन्स पेट्रोल के रेट कम हुए हैं, तो इसको भी ज़रा कमी होनी चाहिए इसमें भी। ये कि पहले क्या बहाना कर रहे हैं, महंगाई बहुत है, तो जब हम लोग महंगाई खुद ही नहीं कम करेंगे तो कैसे कम होगी। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों का कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की हद तक महदूद ना रहे, बल्कि महंगाई को भी कंट्रोल करे ताकि हर शहरी इससे मुस्तफीद हो सके। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री से मुतालिक कराची में वकला ने मुजाहरा किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नोटिफिकेशन के इजरा के लिए वकला एक्शन कमेटी ने मलीर कोर्ट कराची के बाहर रैली निकाली। रैली में शरीक सीनियर वकला ने नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और बानी PTI के नाक़िद अकबर एस बाबर ने अपने बयान में कहा है कि वकला का लाहौरी ग्रुप कहता है कि उनकी मर्जी का चीफ जस्टिस तैनात ना किया तो जंग होगी। ये वही ग्रुप है जिनके चेंबर से जज तैनात ना हो तो अदलिया की आज़ादी ख़तरे में पड़ जाती है, और उनके चेंबर से जज तैनात किए जाएं तो सारा मुआशरा ख़तरे में पड़ जाता है। अकबर एस बाबर ने मज़ीद कहा है कि वक्त बहुत जालिम है, उम्र गुजरने के साथ अब ये शेर सिर्फ धाड़ सकते हैं, शिकार नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला देने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला देने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की बरियत की दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला देने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की बरियत की दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर की थीं। इसी पर मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अवैस यूसुफजई से। अवैस, क्या तफसील है? अवैस से हम दोबारा कनेक्ट करेंगे। अभी आपको बराह रास्त से चलते हैं। अताउल्लाह तारर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये कोशिश की गई है कि इस पे कंसेंसस डेवलप किया जाए, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से पार्लियामान ने अपना किरदार अदा किया और पार्लियामेंट के अंदर तमाम जमातों ने, चाहे वो अपोजिशन की साइड से थी या ट्रेजरी बेंचेस थे, तमाम जमातों ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, और ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर भी
ये कोशिश की गई कि एक ग्रेटर कंसेंसस डेवलप किया जाए आइनी तरमीम के ऊपर, और मैं इसमें लॉ मिनिस्टर का जो किरदार है और जिस तरीके से उन्होंने तमाम पार्टियों को भी इंगेज किए रखा और आइनी तरमीम के मुसवदे के हवाले से भी उन्होंने अपना किरदार अदा किया। देखिए, अगर आप दुनिया में देखें, आप स्पेन को स्टडी करें, जर्मनी को स्टडी करें, इटली को स्टडी करें, दुनिया के ममालिक के अंदर सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग होती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर ही आइनी मामला जो हैं वो जाते हैं ताकि जो आम शहरी हैं उनके मामलात में जो है वो उनको इंसाफ भी मिल सके, इंसाफ की बर वक्त फरहमी भी हो सके, उनके केसेस जो हैं वो जल्द अपने मंतकी अंजाम तक भी पहुँच सके। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे 9 मई जैसे केसेस का भी आज तक फैसला नहीं हो सका। आप अगर अमेरिका में देखें तो कैपिटल हिल के केस के अंदर जिस शख्स ने स्पीकर की कुर्सी पर पैर रखे थे उसको 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, और चंद माह के अंदर वो केसेस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। कैपिटल हिल पे जिन लोगों ने भी हुल्लड़बाजी की थी, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया था, हमला किया था, वो तमाम अपने कैफरे किरदार तक पहुंचे। आप लंदन राइट्स देख लें, यूके के अंदर तमाम किरदार जो थे उनका ट्रायल चलाया गया और उनका ट्रायल मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। तो क्या वजह है कि यहाँ पे 9 मई के मुल्ज़िमान हैं, उनके केसेस अभी तक डिसाइड नहीं होते। और उस दिन लॉ मिनिस्टर ने बताया अटक का एक उनका क्लाइंट है, वो उम्र कैद काट के बाहर आ गया और उसकी अपील अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग थी। तो मकसद सिर्फ इतना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलहदा की जाएँ ताकि आइनी मामला जो हैं वो अलहदा डील हो सके, और जो पाकिस्तानी शहरियों के केसेस हैं, चाहे वो सिविल केस है, क्रिमिनल केस है, कॉर्पोरेट केस है, उनका बर वक्त फैसला हो सके। और केस लोड इतना है कि हज़ारों केसेस जो हैं वो पेंडिंग होते हैं, और उससे लॉ मिनिस्टर ने जो मुसवदा इसका तैयार किया इस पर भी सियासत की गई। आज अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि हमारे लीडर को बाहर निकालें फिर हम आइनी तरमीम पे बात करेंगे। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोई NRO नहीं मिलने जा रहा। अगर आप समझते हैं कि आइनी तरमीम के ऊपर और जो इंसाफ की फरहमी को आसान बनाने के लिए तरमीम की जा रही हैं, इंसाफ के हसूल को एक बेहतर शेप दी जा रही है, उसमें अगर आप अपनी बीच में डिमांड ये लेके आएंगे कि हमारे लीडर को छोड़ो, तो आपकी ये NRO की ख्वाहिश पुरानी है, इसको बारगेनिंग चिप के तौर पे मत इस्तेमाल करें। और ये जो दायरा कार है मुशावरत का, ये वसी किया जा रहा है। मौलाना से भी हमारी जो है वो इंगेजमेंट जारी है, और जो लॉ मिनिस्टर की टीम ने मुसवदा तैयार किया उस पर भी बातें की गई। जी पता नहीं मुसवदा कहाँ से आया, भाई उनकी टीम ने बनाया। पूरी एक लीगल टीम, ड्राफ्ट्समैन होते हैं लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, और वो साथ साथ अपडेट कर रहे थे। जो भी लॉ मिनिस्टर हिदायत जारी करते थे उस पर उनको बताया जाता था कि जी ये चीज़ें हमने अपडेट कर दी हैं, और मुसवदा उनको दिया जाता था। तो ये मुसवदा तमाम लोगों के पास, सियासी जमातों के पास मौजूद था, जिसमें JUIF के पास ये मौजूद था, पीपल्स पार्टी के पास मौजूद था, इसीलिए इस पर शिक बाय शिक बात हुई है। कामरान मुर्तज़ा साहब के पास मौजूद था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसमें जजेस की परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन भी है, जिसके अंदर एक इंसाफ के निज़ाम को आसान बनाने के लिए, उस इंसाफ की बर वक्त फरहमी के लिए भी शिकें मौजूद हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हमने एग्री किया था वो भी सिस्टम मौजूद है। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा, और इस पे लॉयर्स की बॉडीज़ के भी आपने देखा कि बयानात पहले ही आ चुके। तो हम समझते हैं कि इस पे मज़ीद मशावरत करके, कंसेंसस डेवलप करके इसको आगे बढ़ना चाहिए, और इस मामले को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। अपोजिशन ने जो किरदार अदा किया और जो अभाम और क्या सराइयाँ, हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या सराइयों अभाम से परहेज़ करें। ये इस मुल्क की सालमियत का मामला है, इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जिस तरह NRO मांग रहे हैं कोई ना कोई ये ख़राबी पैदा करें। तो हम इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ रहे हैं इसमें, और जो सियासी जमातों ने मशावरत के साथ एक अपडेटेड इसका मुसवदा तैयार किया है उस पर बातचीत भी हो रही है, मशावरत भी हो रही है, और इंशाअल्लाह ताला ये मामला जल्द जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक भी पहुँचेगा। और जो लॉ मिनिस्टर और उनकी टीम ने इस पे काम किया है, और दूसरे ममालिक को भी देखा है कि जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मौजूद हैं वहाँ अदालतों का सिस्टम बेहतर है, शहरियों को इंसाफ की जल्द फरहमी वहाँ मिलती है, जजेस की परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन है। तो ये सारे मामलात हैं जिस पे मैं चाहता था कि आपको कॉन्फिडेंस में लूँ कि इस पे बातचीत जारी है, और आने वाले दिनों में मज़ीद इस पे कंसेंसस डेवलप किया जाएगा।